सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? इस लॉकडाउन के फ़ेज़ में आज हम 22 जून को बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल 21 जून थी, विश्व योग दिवस था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पूरे विश्व को आह्वान किया गया था, उसका 6th ईयर योगा डे के रूप में मनाया गया। और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का भी एक बहुत बड़ा दिन था। प्रकृति में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। हमें प्रकृति के अकॉर्डिंग समझना चाहिए कि हम मानव जो है प्रकृति के अधीन हैं और हमें इसको बनाए रखना है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। आइए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं। आपके चैप्टर नंबर 2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एज ए नोट्स हम पढ़ेंगे। आप उनको बुक में देखेंगे तो आपको सरल डेफिनेशन इन नोट्स की लगेगी। तो आइए हम समय को और यूज़ करते हुए, ताकि आगे हमारे टॉपिक्स ज़्यादा हों, हम कंपोनेंट ऑफ फूड की बात कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कि हम रोज़ तरह तरह के फल, सब्जियां, दाल, अनाज, ये चावल हैं, गेहूं हैं, ये सब हम खा रहे हैं। फल सब्जियां बहुत सारी तरह की खा रहे हैं। तो इनके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फूड क्या है। फूड इज़ ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑफ ए नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़। कि फूड एक वो ज़रूरी आधारभूत चीज़ है जो जीवों के लिए ज़रूरी है, और इससे सारी की सारी जो फिजियोलॉजिकल शरीर की जो क्रियात्मक इकाई है, वो सारी की सारी क्रियाएं इसी से होती हैं। फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से उनको समझते हैं। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है दाल, एग्स, मीट्स कंटेन प्रोटीन। इनके अंदर प्रोटीन होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन वाइटामिन्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर जो है वाइटामिन्स होते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, ओट्स कंटेन प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारी जो अनाज हैं, दालें हैं, ओट्स जो हम खाते हैं, उनके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके के, उन्नत तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ऑयल, घी, बटर, चीज़, पोर्क, चॉकलेट्स, लार्ड एंड क्रीम, इनके अंदर पूरी तरीके से फ़ैट होता है। आइए देखते हैं इनको हम एक डायग्राम से, बहुत ही सुंदर डायग्राम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी यहाँ पे फल, सब्जियाँ, कार्बोहाइड्रेट के, फैट्स के, इनके सब के सोर्सेज दिखा रखे हैं बहुत ही अच्छे कलरफुल डायग्राम में। तो देखिए इनसे कौन कौन से विटामिन हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा रखा है। इसलिए हमें कच्चे फल और सब्जियां अपने भोजन में शामिल करने चाहिए। ये हमें बीमारियों से लड़ने में शक्ति देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं अब हम व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कि जो अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम मीठा कहते हैं। जो मिठास आता है, अगर हम गेहूं की रोटी के सूखे टुकड़े को भी बार बार मुंह में चबाते जाएंगे तो वो भी मिठास देता है। अपनी एक हर फसल की एक मिठास होती है। चावल इससे ज़्यादा मीठा होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की हम चर्चा करने वाले हैं। ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में ही होते हैं और ये हमें एनर्जी देते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं वीट, पोटैटो, राइस, तो गेहूं, आलू और चावल, ये अच्छे सोर्सेज बताए गए हैं। किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आयोडीन टेस्ट क्या है, कैसे पता लगे कि हमारे इस भोजन में जो पोषक तत्व वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। उसके लिए एक आयोडीन टेस्ट किया जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक डाइल्यूशन तैयार किया गया आयोडीन का और कुछ सैंपल लिया गया खाने का। उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और जब उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो चेंज जो है ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, और ब्लू ब्लैक अगर हो जाता है आयोडीन का सॉल्यूशन उस कंपोनेंट ऑफ फूड में डालने से, तो आप समझिए कि उसके अंदर स्टार्च कन्फर्म है। उसके बाद
यहाँ देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बोला, ये रहा ब्लू ब्लैक, तो ये आयोडीन सॉल्यूशन शो कर रहा है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब आइए हम बात करते हैं सेकंड, प्रोटीन की। प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, इसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो हमारे बॉडी को बनाने का काम करता है। दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये हर एक सेल्स पे काम करते हैं और ये हमें ग्रोथ में और रिपेयरिंग, हमारी जो टिश्यूज़ सेल्स जो घाव हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, हमारी स्किन कहीं से छिल जाती है, तो उसको तुरंत रिपेयरिंग का जो काम है वो प्रोटीन ही करता है। ये हमें ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है खाने में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो के नीचे देख रहे हैं, एग्स हैं, अंडे हैं, मीट है, लेंटिल्स दालें हैं, ये सारे के सारे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। इसके बाद हम प्रोटीन के टेस्ट की बात करें तो प्रोटीन का भी हम सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन से। किससे करते हैं? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन से। इस सैंपल फूड को हमने लिया, उसको डाइल्यूट करते हैं, उसको घोलते हैं पानी में, उसका पेस्ट बनाते हैं और फिर उसको इन सॉल्यूशंस में ऐड कर देते हैं। अगर ये कलर सॉल्यूशन में मिलाने के बाद चेंज हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, कैसा कलर हो जाता है? पर्पल कलर हो जाता है। तो पर्पल कलर जब हो जाता है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है? प्रोटीन मिला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये पर्पल कलर दे रहा है। फूड सैंपल के अंदर जब डालते हैं ब्योरेंट रिजेंट जिसके अंदर कॉपर सल्फेट और यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी कास्टिक सोडा, उसको आप मिक्स करते हैं तो इस तरीके का ये पर्पल कलर देता है। तो ये प्रोटीन का टेस्ट है। अब उसके बाद अब आगे आ रहे हैं हम, यहाँ देखिए अब फैट का टेस्ट हो रहा है। फैट में हम देख रहे हैं यहाँ पर फैट आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, दे आर नीडेड इन ए मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी। इनको भी ज़रूरी मात्रा में लेना ज़रूरी है शरीर के अंदर, तभी ये काम अच्छे से करते हैं। फैट्स आर द रिज़र्व्ड फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के अंदर रिज़र्व हो जाते हैं, उसमें सुरक्षित आरक्षित हो जाते हैं। ये हमें मिलते किससे हैं? ये हमें ऑयल से मिलते हैं, हमें घी से मिलते हैं, बटर से मिलते हैं। तो ये इनके सोर्सेज हैं फैट्स के, जिनसे हम इनको ले सकते हैं। अब फैट का भी हम टेस्ट करते हैं। अब फैट का टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अब हम उसको समझते हैं। देखिए, फैट्स इन द फूड आर टेस्टेड बाय ए सिंपल पेपर टेस्ट। इसका एक सिंपल सा पेपर टेस्ट कर सकते हैं हम। कैसे? आइए समझते हैं। थोड़ी सी मात्रा में आप सैंपल फूड को लीजिए जिसके अंदर ऑयल या घी मिला हुआ है, तभी तो फैट का सैंपल बनेगा। उसको रैप किया जाए एक पेपर के अंदर। फूड इज़ रैप्ड इन ए पेपर एंड क्रश्ड, और उसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। पेपर ऐसे यहाँ पर रखा और उसको इस तरीके से किया और ऐसे उसको प्रेस कर दीजिए। इफ़ द पेपर गेट एन ऑयली पैचेज, यदि उसके ऊपर ऑयली पैचेज, तेल के चिकने निशान आ जाते हैं, देन प्रेजेंस ऑफ फैट, तो हमें समझना चाहिए कि इस फूड के अंदर फैट मौजूद है। तो ये सिंपल सा फैट का टेस्ट है। यहाँ देखिए, ये वाटर ड्रॉप डालिए तो उस चिकनी जगह पर वो पानी जो है वो चमकने लगता है, ठहरता नहीं है, गोल गोल बूंदों के रूप में हो जाता है। तो ये हमारा पैचेज टेस्ट फॉर फैट था। अब हम बात करेंगे फाइबर्स की। फाइबर्स आर मटेरियल दैट ऐड बल्क टू द फूड। ऐसे मटेरियल होता है फाइबर जो हमें ज़्यादा मात्रा में भोजन में शामिल भी होना चाहिए और करते भी हैं। ह्यूमन्स कैन नॉट यूज़ फाइबर एज ए न्यूट्रिएंट्स, लेकिन मानव जो है वो फाइबर्स को कम एज ए न्यूट्रिएंट्स ले पाता है, कैन नॉट यूज़, वो कर नहीं पाता है। बट दे हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अगर हम फाइबर खाने में ज़्यादा लेंगे
तो वो हमारे डाइजेशन में, हमारे भोजन के मूवमेंट में, एलिमेंट्री कैनाल में बहुत अच्छा स्मूथ वे में मूवमेंट में सहयोग करेंगे। इसलिए हमारे खाने में कच्चे फल सब्जियां छिलके सहित अच्छे से धोकर के खाने चाहिए ताकि हमें फाइबर ज़्यादा मिले। गेहूं के साथ साथ जो चना, जो हम बोलते हैं मेसी रोटी, उनका हमें यूज़ करना चाहिए। छानने से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए या कम छानना चाहिए ताकि उनके ऊपर का जो छिलका है, फाइबर है, वो हमारे खाने में मौजूद रह सके। पूरी तरीके से उसको निकालना नहीं चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं इनसे अगर इनके द्वारा अगर शरीर में ये चीज़ें नहीं जा रही हैं तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। इनकी कमी से होने वाली बीमारियों की बात करेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती क्या है? देखिए, बैलेंस डाइट इज़ ए डाइट that has all necessary nutrients in the amount that is needed for normal body functioning। एक ऐसा आहार जिसके अंदर सभी ज़रूरी पोषक तत्व सही उचित मात्रा में जो बॉडी के काम करने के लिए चाहिए वो हों, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। ए बैलेंस डाइट इज़ ए डाइट दैट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट दैट इज़ नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। आइए अब हम आगे बात करते हैं। ये एक आपका बैलेंस डाइट का चार्ट है जो अच्छी हेल्थी बॉडी के लिए ज़रूरी है। देखिए, तो यहाँ पर ये सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स शामिल किए गए हैं कि हमें किस तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स सही उचित अनुपात में खाने चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाई, एक चीज़ बहुत कम खाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हम इनकी कमी से होने वाली बीमारियों की बात करते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ पोषक तत्वों की कमी से होती हैं। दीज डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय प्रॉपरली बैलेंस डाइट। और इनका इलाज अच्छी संतुलित भोजन के रूप में आहार लेके कर सकते हैं। इफ़ द बॉडी इज़ डेफिशिएंट इन वाइटामिन, वी गेट वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ सच एज स्कर्वी, पेलेग्रा, रिकेट्स। अगर विटामिन की कमी से बीमारियां हो रही हैं तो उनमें से मुख्यतः कौन सी हैं? स्कर्वी हैं, पेलेग्रा हैं और रिकेट्स हैं। इफ़ मिनरल आर डेफिशिएंट, यदि मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हम मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ से प्रभावित होते हैं, जैसे एनीमिया। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी की कमी से वीक बोन, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर रहते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होगी तो हमारी जो दांत हैं और हड्डियां हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। आयरन की कमी होगी तो उससे एनीमिया, खून के अंदर जो आरबीसी होती हैं वो कम होने लगती हैं। इसलिए हम जो है हमारे हाथ हथेलियाँ इस तरीके से जब प्रेस करते हैं तो वाइट होती हैं या रेड होती है। इस तरीके से अगर आप उसको आप मार के देखते हैं और लाल हो रही है तो इट मीन समझिए कि आपके अंदर अच्छे तरीके से खून है। और पीली रहती हैं तो समझिए कि कुछ ना कुछ आरबीसीज़ की कमी होती जा रही है और हमें हमारे खाने में आयरन शामिल करना है। आइए हम विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ और उनके सिम्टम्स को एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो कहीं लंबा तो नहीं हो रहा है? आपके समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे आप फीडबैक ज़रूर दिया करें कि सर हमें छोटा वीडियो अच्छा लगता है या हमें आप समझाते रहें और आगे भी हमें ठीक है आधा घंटे तक भी ले जा सकते हैं, तो ये मुझे बताया करें आप। चलिए हम फट से इस चार्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और इससे होता है क्या कि पुअर विज़न और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस। अंधेरे में हम हल्का देख पाते हैं या बिल्कुल नहीं देख पाते। तो ये विटामिन ए, इसको हिंदी में रतौंधी भी बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 थायमिन इसका नाम होता है और इसकी वजह से ए का नाम रेटिनॉल होता है। इनके वैज्ञानिक नाम भी हैं जो आपको सर्च करने चाहिए, याद रखने चाहिए। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का होता है थायमिन।
थायमिन की कमी से बेरी रोग होने लगता है और इसमें हमारा वेट लॉस होने लगता है, वज़न घटने लगता है, वीक मसल्स, और हमारे जो ये मसल्स हैं ये कमज़ोर होने लगती हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके। विटामिन सी की बात करें, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है और यहाँ पर इससे ब्लीडिंग गम्स और हमारे जो मसूड़े हैं इनसे खून आने लगता है। ये जो दांत जहाँ पे सेट हैं आपके, इनको हम कहते हैं गम्स, और यहाँ से ब्रश करते समय या नॉर्मल में भी रहते हैं तो यहाँ से खून आने लगता है। इसको स्कर्वी डिजीज़ कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन डी, यहाँ देखिए विटामिन डी का रिकेट्स इसकी कमी से हो जाता है। इससे सॉफ्ट, टेंडर एंड वीक बोन्स, हड्डियाँ बिल्कुल मुलायम हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं, इस तरीके से कर्व्ड हो जाती हैं, पैरों का अक्सर देखा होगा आपने, और कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि कैल्शियम नहीं जा रहा है। विटामिन डी हमारे को पता है आपको कहाँ से मिलता है। जैसे अभी मैं सुबह सुबह बैठा हूँ ऊपर छत पर और हल्की सूर्य की धूप आ रही है, तो सुबह सुबह का जो सन बाथ है वो ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन ई की बात करें, ये कॉरन्स डिजीज़ भी होती है और इसको इनफर्टिलिटी डिजीज़ भी बोलते हैं। पेल स्किन जो है थोड़ी हल्की पीली पड़ जाती है, और रैपिड एजिंग, और एज बड़ी लगने लगती है कि कम उम्र का व्यक्ति भी ज़्यादा उम्र का लगता है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग हैं जो 40 की एज में भी आपको 30 की तरह लगते हैं, क्योंकि वो अच्छा विटामिन ई उन ले रहे हैं। फर्टिलिटी रेट भी उनकी ज़्यादा होती है, और कई लोग होते हैं वो 30 की उम्र में भी 40 जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उसका कारण यही है विटामिन ई का कम जाना उनके आहार में। इसलिए अगर आप बूढ़े नहीं दिखना चाहते बढ़ती उम्र के साथ, तो आप विटामिन ई के सोर्सेज हैं उनको अपने भोजन में शामिल करें। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेमोरेज। यहाँ पे होता क्या है इसके अंदर कि हीमोफीलिया एक डिजीज़ भी होती है जो आनुवंशिक हो जाती है, उसी को हम समझ रहे हैं यहाँ पे, और इस बीमारी को हेमोरेज नाम दिया गया है। यहाँ पे एक्सेसिव ब्लडिंग एंड डिले इन क्लॉटिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खून निकलने लगता है जब कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, और साथ ही साथ क्लॉटिंग में डिले होती है, क्लॉटिंग नहीं बन पाती, उसको घाव से खून का बहना रुकता नहीं है। नॉर्मल अक्सर क्या होता है, कहीं कुछ कट लग गया तो हम उसको दबा लेते हैं या मुंह में डाल लेते हैं, या फिर पट्टी कर लेते हैं, तो 1-2 मिनट बाद 5 मिनट बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन इसमें वो खून बहना बंद नहीं होता है और रोगी की मौत हो जाती है। इसलिए हमें विटामिन के रिसोर्सेज ज़रूर लेने चाहिए। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये बच्चों में और बड़ों में 2 अलग अलग बीमारियां हैं, वो होती हैं। इससे ब्रिटल बोन्स, यानी हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, हल्का सा भी सीढ़ी से भी उतरते समय, और अगर हमारा पैर थोड़ा सा भी गलत रखा जाता है, स्लिप हो जाता है, तो फट से गिरते ही हड्डियां टूटने का डर होता है, हड्डियां पापड़ जैसी कुरकुरी हो जाती है, इसलिए बोला गया ब्रिटल बोन्स। फॉस्फोरस बैड टीथ एंड रिकेट्स, फॉस्फोरस की कमी से भी हमारे दांत खराब होते हैं, और रिकेट्स जो विटामिन डी का हमने देखा था, हड्डियां बेंड हो जाना। यहाँ पे ट्विस्टेड लिम्ब आप देख रहे हैं, हाथ पैर जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाते हैं पैर। कई बार लगता है ना कि पैर काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, इस तरीके से रख के चल रहे हैं। और अनफॉर्म्ड टीथ, और टीथ का अनफॉर्म हो जाता है, उनकी जो फॉर्मिंग है अच्छी तरह से शेप नहीं बन पाती है और वो झड़ने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है खाना खाते समय किरकिर हो रहा है, तो जाड़ जो है, जाड़ से शुरू होता है, फिर आगे के दांतों में भी वो किण किण करके झड़ने लगते हैं। आयरन एनीमिया होता है, इससे लो रेड ब्लड सेल्स, ये हम बात कर चुके हैं कि आरबीसी की संख्या जब कम होने लगती है तो उस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं। तो हमें पालक ज़्यादा सेवन करना चाहिए, गाजर ज़्यादा सेवन करना चाहिए। आयोडीन जो है, अगर उसकी कमी हमारे शरीर में होती है तो उसकी वजह से गोइटर डिजीज़ हो जाती है, जो गला है ये सूज करके लटकने लगता है, ठीक है। और इससे हमारे सारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो सारी के सारी प्रभावित होती हैं। इसलिए हमें
आयोडीन अपने खाने में शामिल करना चाहिए। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ये देखिए आगे बोल रखे हैं एनलार्ज थायराइड ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम फूड सोर्सेज की बात करें तो ये विटामिन सारे के सारे जो हैं, जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, साथ ही साथ हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, ये सभी जो है वो हमें फ्रूट और वेजिटेबल से ही मिलेंगे। इसलिए हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और स्किन को हेल्दी रखने का काम विटामिन करते हैं, जिसमें ए, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कि बी के अंदर 7 होते हैं, B1, B2, B3 इस तरीके से। और विटामिन सी, डी, ई, के ये सारे के सारे अलग अलग जो हैं वो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिलते हैं। लेकिन विटामिन ए आपकी आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। विटामिन बी क्या काम करता है, ये आपको एनर्जी देता है, जो हम खाना खाते हैं उसके सारी एनर्जी बनाने का काम भी इसी का है, तो बॉडी को एनर्जी दे रहा है। विटामिन सी आपके हिल वाउंड्स का मतलब होता है, वाउंड यानी घाव, अपने घावों को ठीक करता है। आपके हेल्दी गम्स, आपके मसूड़ों को ठीक रखता है। ब्लड वेसल्स को ठीक रखता है, जिनमें आर्टरीज और वेसल्स जो होती हैं, जिनमें खून फ्लो करता है, उनको ठीक रखता है। फाइट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन संक्रमण से लड़ता है। जैसे इस समय कोरोना जो महामारी है, उसमें भी पेशेंट को कोई स्पेशल कोई टीका तो अभी बनाया नहीं है, उसकी कोई डोज भी नहीं है, तो विटामिन सी की गोलियां दी जाती हैं। विटामिन सी बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज माना गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब विटामिन डी की बात करते हैं, ये हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई की बात करें तो ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारी एजिंग को कम करता है। एजिंग को कम करने का मतलब उम्र घटाना नहीं है, कम उम्र का लगना। आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा तो आप बढ़ती उम्र में भी कम उम्र के नज़र आएंगे। आप 40-45 के हैं तो आप 30-35 के नज़र आएंगे। अगर आप 30-35 के हैं तो आप 25 के नज़र आएंगे। तो चाहते हैं आप यंग दिखना? यस, तो विटामिन ई अपने खाने में शामिल करें। एंड इट इज़ ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेंट बनते हैं, ऑक्सीजन जैसा कि आपको पता है हम अपने श्वास में लेते हैं, सारे के सारे फूड का कंबंशन करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट भी बनाती है और उनको बाहर निकालना ज़रूरी है, तो उनके रूप में या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करती है। विटामिन के ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, आपको बताया था बहते हुए खून को रोकने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से ये हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर का काम करता है। तो आज हम बच्चों यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मिनरल्स और उसके बारे में जो जानकारी है ये देखिए आगे हम आने वाली है, यहाँ पर हो चुका है वैसे लगभग ये। चलिए हम मिनरल्स को भी पढ़ लेते हैं। अभी हम ऊपर चर्चा कर ही चुके, कैल्शियम, आयरन। मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस दैट हेल्प योर बॉडीज़ फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑन मैनी डिफरेंट लेवल। अलग अलग स्तर पर बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा देने का काम मिनरल्स करते हैं। खनिज कहते हैं इसको हिंदी में। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग। और ये सारी की सारी जो हमारे शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म फंक्शन का मतलब होता है डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारों को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म फंक्शन। उनमें ये पूरा का पूरा मदद करती हैं, ग्रोथ है उसको मेंटेन करते हैं, ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर सकें उसके लिए मिनरल्स मदद करते हैं। इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। तो इन मिनरल्स को हमें याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको लगभग पूरा चैप्टर हो चुका है। अब हम अगले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपसे क्वेश्चंस रखे जाएंगे, आप तैयार रखिए, नोट्स बनाइए, अपनी बुक में जाइएगा और इन चीज़ों को फिर से उसके लैंग्वेज को और पढ़िएगा। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स थे जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इसको भी वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे, मैंने काफ़ी जगह पर रोका है वीडियो को, जैसे बैलेंस डाइट लिखना है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी हम, जैसे फाइबर, तो फाइबर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज भी कर रहा हूँ 1 मिनट
के लिए आप भी बीच में आप पॉज कर करके और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और आपकी बुक की जो लैंग्वेज है वो आपको अच्छी लग रही तो उसमें से करें। आपको समझना है चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप बोल पाएँ। जो आप बात समझ रहे हैं उसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी जब आपसे कोई पूछे आप उसका जवाब दे पाएँ। ये प्रोटीन टेस्ट हमने पढ़ा था और ये स्टार्च टेस्ट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है वो फैट से मिलती है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से मिलती है इंस्टेंट एनर्जी, और फिर प्रोटीन से मिलती है। तो हमारे खाने में ये सभी चीज़ शामिल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये पढ़ लिया है कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लास 6 के नोट्स पढ़े हैं। आप इनको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे मिलेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आप इनकी बैक एक्सरसाइज को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा। अदरवाइज़ हम इसको सॉल्व करेंगे और बुक में आप पेंसिल से इसको फिल भी करने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।